जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम करंट अफेयर्स में मार्च सेकेंड वीक का फर्स्ट पार्ट को देख लिए थे और आज हम मार्च सेकेंड वीक के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का क्लास का क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली बिटवीन विच कंट्री हैज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड 2025 स्टार्टेड। यहां आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज से। अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का, आप समझिएगा, अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज तो आप यहां पॉइंट समझिए। मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास का मतलब होता है कि सेना जो है आपस में एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। तो अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का तो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज तीन टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट में आपका है डोमेस्टिक, एक्सरसाइज। सेकंड में आपका है बायलैटरल, एक्सरसाइज। और थर्ड में आपका है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो हम यहां समझते हैं, जैसे अगर बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है सैन्य अभ्यास, यानी कि सेना के द्वारा जो अभ्यास किया जाता है उसे हम जानेंगे। तो आप समझिए आपका सैन्य अभ्यास क्या है। सबसे पहले आपको बताया डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का मतलब है कि कंट्री में आपस कहीं सेना एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी प्लस इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी प्लस कोस्ट गार्ड, मतलब कि अपना कंट्री के ही आपस में सेना जो है जो एक्सरसाइज करता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज। सेकंड आपका बायलैटरल। तो बायलैटरल का मतलब होता है कि टू कंट्री, यानी कि दो कंट्री के बीच आपस में एक्सरसाइज। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश जो है मिलकर के जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है संप्रीति, बोंगो सागर। तो आपसे इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बोंगो सागर एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच होता है, तो इंडिया बांग्लादेश। संप्रीति एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच होता है, तो इंडिया बांग्लादेश। यानी कि जहां पे दो कंट्री मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं बायलैटरल। अब आता है मल्टीलेटरल। तो मल्टीलेटरल का मतलब दो से अधिक कंट्री मिलकर के जो सेना अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल। एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल आपको बताते हैं मालाबार एक्सरसाइज। अगर हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज का, तो जो मालाबार एक्सरसाइज है या फिर इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया और प्लस यूएसए, यानी चार कंट्री मिलकर के जो आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि दो से अधिक अगर एक ही कंट्री के अलग अलग डिफेंस सेक्टर यानी मिलिट्री या पैरामिलिट्री मिलकर के जो एक्सरसाइज करेंगे उसे बोलेंगे डोमेस्टिक एक्सरसाइज। दो कंट्री अलग अलग देश जैसे इंडिया बांग्लादेश, संप्रीति बोंगो सागर, यह आपका हुआ बायलैटरल। और दो से अधिक आपका हो गया मल्टीलेटरल। एग्जांपल मालाबार एक्सरसाइज। ये आपको बताइए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। और आपको ये पता है कि चारों देश मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्वाड ग्रुप में कौन मेंबर है या कौन नहीं है। तो आपको याद रखना कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए क्वाड का मेंबर है। और इन्हीं चारों कंट्री के द्वारा जो एक्सरसाइज होता है उसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। तो ये आपको मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन है कि रिसेंटली यानी हाल ही में बिटवीन विच कंट्री हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड 2025 स्टार्टेड। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अभी रिसेंट में 2025 में फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ था। यहां देखिए आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, जापान। अगर हम इंडिया और जापान का बात करेंगे तो इंडिया जापान के बीच दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जीमैक्स। आपको याद रखना है कि जीमैक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच होता है। सेकेंड आपका धर्म गार्जियन,
ये जो एक्सरसाइज है इंडिया जापान के बीच, तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, तो इंडिया जापान। जीमेक्स जो है ये भी इंडिया जापान। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्रीडम शील्ड, तो आपको यहां समझना है कि जो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज है, आप यहां पॉइंट समझिए, जो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज है ये आपके दो कंट्री के बीच होता है, एक आपका यूएसए और दूसरा आपका साउथ कोरिया। आप यहां पॉइंट समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं कि जो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज है यह आपका यूएसए और साउथ कोरिया के बीच होता है। तो अभी रिसेंट में ये जो एक्सरसाइज हुआ है कहां पर हुआ है, तो आपको इसका लोकेशन याद रखना है, इसका लोकेशन है साउथ कोरिया। लोकेशन कहां पर है, साउथ कोरिया। तो हमारा आपसे ये प्रश्न है कि साउथ कोरिया का कैपिटल, तो आप यहां पॉइंट समझिएगा, अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया कैपिटल, इसका कैपिटल का नाम है सियोल। आप यहां पॉइंट समझिए। आपसे क्वेश्चन क्या क्या बताएं हम आपको, यहां पर आपको हम बताएं कि मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली बिटवीन विच कंट्री हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड 2025 स्टार्टेड, यानी कि 2025 में फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ। तो आपको हम बताएं कि जो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच हुआ है, और कहां पर हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है। और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, तो साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर आप एक पॉइंट समझिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच दो तीन एक्सरसाइज होता है, आप जान लीजिए जो एग्जाम में पूछता है। तो इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज है, सबसे पहला आता है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच, तो इंडिया यूएसए। दूसरा आपका है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। नेक्स्ट आपका है कोक इंडिया। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए के बीच है टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोक इंडिया, इंडिया जापान के बीच जीमैक्स, धर्म गार्जियन, और यूएसए साउथ कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज होता है। और आपको अब यही बताए थे कि इंडिया बांग्लादेश के बीच संप्रीति और बोंगो सागर और मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए यानी कि क्वाड ग्रुप का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आपको यहां तक समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन, जो कि आज का आपका क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो समझिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर लेड रिसेंटली, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का आधारशिला कहां रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहें कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, हमारा आपसे क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका सीईओ कौन है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, इनका नाम है सत्य नडेला। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका सीईओ कौन है, सत्य नडेला। अब आप यहां पॉइंट समझिए, आपसे यहां बोला कि वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन स्टोन रिसेंट में कहां रखा गया है। तो हमको यहां समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, सत्य नडेला, और रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका फाउंडेशन स्टोन है कहां रखा गया है। तो आप यहां देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन स्टोन, ये आपको योगी आदित्यनाथ। आप समझिएगा ये कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। आप जानते होंगे कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप यहां समझिए, तो आपको यहां से ऐसे मिला होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंट में कहां रखा गया है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश। इसका इनोग्रेशन कौन किए हैं, तो इसका इनोग्रेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब यहां पॉइंट समझिए, जैसे आपको हम बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट, तो यहां आपको समझना है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन स्टोन नोएडा में क्यों रखा गया, इसका एम क्या है। आपको यहां समझना है इसका एम क्या रखा गया है। इसका सबसे पहला एम है एआई सर्विस। पहला इसका एम क्या है कि एआई सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड आपका है सिक्योरिटी पर्पस, और थर्ड आता है क्लाउड सर्विस।
ये आपको तीनों याद रखना है कि अभी रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट का आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन नोएडा उत्तर प्रदेश में रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला, और इसका उद्घाटन कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब यहां पॉइंट समझिएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है सूरत, तो आप सूरत में पॉइंट समझिए। अभी रिसेंट में सूरत में ही स्टील कचरा से सड़क का निर्माण किया गया। स्टील कचरा से सड़क का निर्माण, तो आपसे यहां क्वेश्चन बनेगा कि स्टील कचरा से सड़क का निर्माण करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो सूरत। यहां आप देखिए गुरुग्राम, आपको गुरुग्राम में कुछ याद आता होगा, आपको पहले बताए थे कि भारत का पहला शांति सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर, समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे शुरू हुआ है? गुरुग्राम में। तो आपको यहां पे पॉइंट समझ में आ रहा होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर लेड रिसेंटली, यानी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का आधारशिला कहां रखा गया? तो आपको बताएं कि अभी नोएडा, उत्तर प्रदेश नोएडा में अभी रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का आधारशिला रखा गया है, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला। फिर आपको बताएं कि इसका एम क्या था? तो एआई सर्विस, सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विस के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया नोएडा में, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। फिर आपको पता है सूरत से कि स्टील कचरा से सड़क का निर्माण करने वाला पहला शहर सूरत, और फिर आपको पता है गुरुग्राम से, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च द राइज ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन। आप यहां क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नियमित बाल टीकाकरण यानी चाइल्ड वैक्सीनेशन, समझिएगा, चाइल्ड वैक्सीनेशन। अगर हम यहां वैक्सीनेशन की बात करें तो आपको पॉइंट समझना है, वैक्सीनेशन के लिए 2014 में एक मिशन लाया गया था, उस मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध वैक्सीनेशन से है। जैसे अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको साइड करते हैं, अभी पॉइंट समझते हैं। वैक्सीनेशन का जब बात किया गया तो हम यहां पॉइंट समझे कि वैक्सीनेशन के लिए क्या रिसेंट में सरकार के द्वारा कोई योजना लाया गया था, स्कीम लाया गया था। तो आपको बताया कि मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इसका शुरुआत किया गया 2014 में, यानी कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब आप यहां पॉइंट समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन यानी डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए अभी रिसेंट में राइज ऐप शुरू हुआ है, कौन सा स्टेट शुरू किया है? तो आपके सामने समझिएगा, यहां पूछा है राइज ऐप। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझिएगा। अगर हम राइज ऐप का बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राइज ऐप क्या है। तो आपको याद रखना कि राइज ऐप जो है चाइल्ड वैक्सीनेशन का डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। और यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राइज का मतलब क्या होता है। सारा पॉइंट का मतलब समझते हैं। तो आर का मतलब हुआ रैपिड, आई का मतलब इम्यूनाइजेशन, एस का मतलब है स्किल, और ई का मतलब इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट, तो आपको यहां पॉइंट समझना है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी रिसेंट में, समझिए, अभी रिसेंट में राइज ऐप का शुरुआत किया गया, ये राइज ऐप क्या है? तो आपको यहां समझा कि राइज ऐप जो है अभी रिसेंट में शुरू किया गया है चाइल्ड वैक्सीनेशन का डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कौन सा स्टेट शुरू किया है? तो आपको यहां जानकारी होगा, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है अभी रिसेंट में राइज ऐप का शुरुआत किया है। और राइज ऐप का मतलब क्या है? तो रैपिड, इम्यूनाइजेशन, स्किल, इन्हेंसमेंट। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, आप समझिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, यूपी, तो आपको पता होगा कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसका कैपिटल कहां है? तो यूपी का कैपिटल है लखनऊ।
तो यूपी का कैपिटल कहां है? लखनऊ। अगला पॉइंट जानेंगे उत्तर प्रदेश का सीएम का नाम। तो मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल। तो आपको यहां पॉइंट समझना है उत्तर प्रदेश के बारे में कि यूपी का कैपिटल लखनऊ, सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल। अब प्रदेश में कौन सा एक फेमस नेशनल पार्क है? तो अगर हम नेशनल पार्क का बात करेंगे तो आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। और अभी आप रिसेंट में सुनेंगे टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और कैपिटल लखनऊ। अब यहां पे पॉइंट समझिएगा उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट। आपको मैं पॉइंट बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है आपका एरिया के हिसाब से फोर्थ पोजीशन पे आता है। जो उत्तर प्रदेश स्टेट है आपके एरिया के हिसाब से फोर्थ पोजीशन पे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर जब उत्तर प्रदेश फोर्थ पोजीशन पे है तो एरिया में टॉप में कौन है? तो आपको बता दें फर्स्ट में आपका राजस्थान है, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, और फोर्थ पोजीशन पे उत्तर प्रदेश। अब यहां जब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में आपका फर्स्ट पोजीशन, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट 75। और आपका पूरा भारत में जितना भी स्टेट है सबसे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। अब जब बात करते हैं लोकसभा सीट, तो आपका लोकसभा सीट जो है 80 मैक्सिमम है, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद का सीट 100। तो ये आपका जो बता रहे हैं ये सारा चीज में उत्तर प्रदेश टॉप में है। डिस्ट्रिक्ट में 75, लोकसभा का 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। आप यहां पॉइंट समझिएगा पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में, तो पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन है उत्तर प्रदेश का। हम यहां बताएं कि एरिया में फोर्थ पोजीशन और पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन। यहां बता सारा पॉइंट आपका जो है मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश में। अब यहां पे एक पॉइंट जानिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा डैम इंपॉर्टेंट है। अगर हम डैम का बात करते हैं तो सबसे पहला डैम आपका है माता टीला डैम। माता टीला डैम ये कौन सा रिवर पे है? तो आपको रिवर का नाम याद रखना है कि माता टीला डैम जो है ये बेतवा रिवर पे है। बेतवा रिवर। सेकेंड आपका है डैम में राजघाट डैम। जो राजघाट डैम है ये भी आपका कौन सा रिवर पे है? तो ये भी आपका बेतवा रिवर पे है। आपको दो डैम बताए माता टीला और राजघाट। थर्ड आपका है रिहंद डैम। जो रिहंद डैम है इसी डैम का दूसरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत डैम। इसका नाम याद रखिएगा, रिहंद डैम का ही नाम है गोविंद वल्लभ पंत डैम। यह कौन सा रिवर पे है? इसका रिवर का नाम है रिहंद रिवर। तो आपको यहां उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला बता कि उत्तर प्रदेश जो है इसका कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, डैम का नाम बताया है माता टीला डैम, बेतवा रिवर, राजाघाट डैम, बेतवा रिवर, रिहंद डैम, रिहंद रिवर और रिहंद का ही नाम है गोविंद वल्लभ पंत डैम। फिर आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है एरिया में फोर्थ पोजीशन पे है, यानी आपका सबसे टॉप में कौन है? तो राजस्थान। फिर आपको बताया पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 75 मैक्सिमम, लोकसभा का सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। यानी ये सब कंडीशन में जो उत्तर प्रदेश है आपका टॉप पोजीशन पे है। और आपका क्वेश्चन पूछा भी था कि अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश के द्वारा राइज ऐप शुरू किया गया था चाइल्ड वैक्सीनेशन का डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन
environmentalist to win the Ramsar Award for wetland conservation? आपसे रामसर के बारे में जानना चाह रहा है। आप यहां समझिए, जो आपसे रामसर अवार्ड का पूछ रहा है तो आपको एक घटना बताते हैं। यहाँ पर घटना है 2 फरवरी 1971, यानी कि 2 फरवरी 1971 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। समझिएगा, आपको हम क्या बता रहे हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, इस शहर का नाम क्या है? रामसर। तो रामसर में ही वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, समझिए, वेटलैंड को कंजर्व, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, समझिए। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, यानी आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन का नाम होता है रामसर कन्वेंशन। इसे हम बोलेंगे रामसर सम्मेलन। आप यहां पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं, यानी कि वेटलैंड। अच्छा, आपसे यहां क्वेश्चन बनेगा कि जो वेटलैंड है, जो आपका आर्द्र भूमि है, इससे आपका कौन सा गैस रिलीज होता है? तो आपको याद रखना है मीथेन, यानी CH4। और CH4 जो है आपका मीथेन जो है, समझिएगा, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से जो आपका गैस निकलता है CH4 यानी कि मीथेन। अब यहां पे एक और पॉइंट समझिए, मीथेन को ही बोलते हैं बायोगैस। मीथेन को ही बोलते हैं बायोगैस। यह हमारा क्वेश्चन था कि 2 फरवरी 1971 ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, यानी कि रामसर सम्मेलन। ये कब होता है? 2 फरवरी 1971 को। कहां पर? तो ईरान के शहर रामसर में। अब इसी में कहा जाता है कि जो भी आपका वेटलैंड एरिया है, आर्द्र भूमि एरिया है, उसको हम कंजर्व करेंगे, और इसमें कुछ जगह को शामिल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रामसर साइट। रामसर साइट। तब यह जानना है कि इंडिया में टोटल अभी प्रेजेंट में रामसर साइट कितना है? तो 89। और मैक्सिमम कौन सा स्टेट का रामसर साइट है? आपको याद रखना तमिलनाडु। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु, और इंडिया में कितना है? 89। अब यहां आपको बता, देखिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ। तो यहां पर जब वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए हुआ था, तो आपको यहां पॉइंट याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इसी के 2 दिन बाद 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। समझिए, आपको हम बता कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। यह आपका रामसर साइट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पर्यावरणविद कौन है, यानी फर्स्ट इंडियन। तो आपको हम बताए थे कि फर्स्ट आ गया तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पहला भारतीय, यानी कि फर्स्ट इंडियन रामसर अवार्ड वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है आपका जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयश्री वेंकटेशन को, ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड दिया गया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो किस लिए दिया गया है? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि रामसर अवार्ड किसे दिया गया है और रामसर क्या होता है। आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। Who has been awarded the Gold Mercury Award 2025 recently? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अगर हम बात करते हैं गोल्ड मरकरी अवार्ड, यहां समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है द दलाई लामा।
लाइन क्या दिया है समझिएगा, दलाई लामा विंस गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो समझिए, अगर हम बात करते हैं दलाई लामा, समझिए जैसा आपको आंसर तो मिल गया होगा कि हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 रिसेंटली, यानी कि रिसेंट में 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड किस कंट्री का अवार्ड है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है लंदन बेस्ड गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड, समझिएगा, यानी कि आपका जो गोल्ड मर्करी अवार्ड है ये कहां का अवार्ड है, लंदन का है। अब यहां पॉइंट समझिए किसे दिया गया है, तो दलाई लामा। ये दलाई लामा क्या है, आपको यहां पॉइंट याद रखना, दलाई लामा जो है बुद्धिस्ट मॉन्क, इसे हम बोलेंगे बौद्ध संत। दलाई लामा कौन है, तो बौद्ध संत है। और अभी रिसेंट में कौन से नंबर के दलाई लामा चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है जब रिसेंट में दलाई लामा चल रहे हैं ये आपका 14 नंबर का है, 14 नंबर का। इन्हीं को गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया है लंदन की तरफ से, और किस लिए दिया गया है, तो पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड दिया गया है। ये कौन से नंबर के है, आपको याद रखना, ये बताया आपको 14 नंबर के हैं ये। और दलाई लामा के ऊपर एक बुक लिखा जाता है, उस बुक का नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको बुक का नाम बता दे कि दलाई लामा के ऊपर एक बुक लिखा गया है, उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, समझिएगा, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक किससे संबंधित है, तो दलाई लामा से। दलाई लामा कौन, तो बुद्धिस्ट मॉन्क। अभी रिसेंट में कौन से नंबर के चल रहे हैं, 14 नंबर के चल रहे हैं। कौन सा अवार्ड मिला, गोल्ड मर्करी अवार्ड, और किस लिए, तो पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये अवार्ड कहां का है, तो लंदन का है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या याद रखना है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला गोल्ड मर्करी अवार्ड कहां का अवार्ड है, तो लंदन का है। किसे दिया गया है, दलाई लामा को। दलाई लामा कौन से नंबर के, 14 नंबर के। ये होते कौन है, तो बुद्धिस्ट संत। फिर आपको बताया इनसे रिलेटेड बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, और ये अवार्ड जो है किस लिए दिया गया है, तो पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ जैगवार स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स, यानी पहली महिला पायलट जैगवार स्क्वाड्रन का इंडियन एयरफोर्स में। तो आपको नाम याद रखना है तनुष्का सिंह। क्या नाम याद रखिएगा, तनुष्का सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम डॉल्फिन, यानी सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर पाया गया है, उत्तर प्रदेश। आईनॉक्स इंडिया हैज रिसीव्ड IST IATF 1649949 सर्टिफिकेशन क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक। देखिए आपसे यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है, आइनॉक्स इंडिया हैज रिसीव्ड, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आइनॉक्स इंडिया कहां पर है। ये तो आपको याद रखना ये कहां पर है, तो गुजरात, यानी आइनॉक्स इंडिया का हेडक्वार्टर गुजरात में। अब यहां बोल क्या रहा है कि आइनॉक्स इंडिया हैज रिसीव्ड कौन सा सर्टिफिकेशन, तो IST IATF 16949 सर्टिफिकेशन। किस लिए, तो क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के लिए। देखिए आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन आइनॉक्स इंडिया। तो आपको यहां पॉइंट समझना है कि आइनॉक्स इंडिया कहां पर है, तो आइनॉक्स इंडिया गुजरात। कहां पर है ये, तो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट, इसको कौन सा सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो IST IATF 16949 सर्टिफिकेशन। किस लिए दिया गया है, तो इसका टारगेट है क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के लिए। क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है आइनॉक्स से रिलेटेड, गुजरात, IST IATF 16949 और क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के लिए। अब यहां देखिए साबा चैंपियनशिप 3rd एडिशन, तो आपको याद रखना है साबा चैंपियनशिप आपका महिलाओं का टूर्नामेंट है, और किस गेम से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल। साबा चैंपियनशिप बास्केटबॉल महिलाओं का टूर्नामेंट है, 3rd एडिशन। इसका विनर कौन बना है, तो आपको विनर का नाम याद रखना है इंडिया, और रनर का नाम याद रखना है मालदीव। विनर का नाम इंडिया और रनर का नाम मालदीव। नेक्स्ट आपका है सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल, इसको किसने शुरू किया है, तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल शुरू किया गया है।
चलिए यहां हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। द रिसेंटली डिस्कस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। आपको भी याद होगा, अभी थोड़ा देर पहले ही हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताए हैं, यानी कि सैन्य अभ्यास क्या होता है। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि खंजर 12 एक्सरसाइज, यानी आपको जानना है कि खंजर जो है कौन कौन सा देश के बीच होता है। समझिए, अगर हम बात करें खंजर का तो आपको याद रखना है इंडिया किर्गिस्तान, यानी कि भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज, आपको नाम याद रखना है खंजर एक्सरसाइज। तो खंजर एक्सरसाइज किससे किसके बीच, इंडिया और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल का बात करते हैं तो किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, कैपिटल बिश्केक। अब यहां समझिए, आपके सामने यहां 4 दिया गया है, इंडिया के साथ मंगोलिया। तो इंडिया मंगोलिया के बीच कौन सा एक्सरसाइज का आपको नाम याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया मंगोलिया के बीच कौन सा एक्सरसाइज, तो नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच आपका एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लिक। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिक। तो आपको बताया कि इंडिया मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया उज्बेकिस्तान डस्ट लिक, इंडिया किर्गिस्तान खंजर, इंडिया और कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान। आपको नाम याद रखना है कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज है, तो काजिंद। तो आपको बताया जैसे कि इंडिया किर्गिस्तान के बीच खंजर, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक, इंडिया मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट, उज्बेकिस्तान डस्ट लिक और कजाकिस्तान काजिंद। ये आपको पता है कुछ एक्सरसाइज के बारे में। और मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है ये आपको बता चुके हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है कि 12 इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज, यानी कि 12वां एडिशन हो रहा है। तो इंडिया किर्गिस्तान के बीच खंजर एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आपको पता होगा, अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी का, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का बात करते हैं तो हमारा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। जो चैंपियन ट्रॉफी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिखर धवन को, शिखर धवन। सेकंड पॉइंट समझिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पहली बार इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन 1998 बांग्लादेश में। और रिसेंट में जो हुआ है 2025 में, ये होस्ट कहां पर हुआ था, तो आपको होस्ट याद रखना है पाकिस्तान और यूएई। और जो फाइनल मैच हुआ था यूएई में हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। इसमें विनर कौन हुआ, इंडिया, और न्यूजीलैंड क्या हुआ, रनर। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब आता इसका मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था, तो फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने थे तो रोहित शर्मा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। अब यहां समझिएगा, जैसे आपको बताएं कि इंडिया बांग्लादेश, सॉरी, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आपका फाइनल मैच हुआ था यूएई में, इसमें विनर हुआ इंडिया और रनर हुआ न्यूजीलैंड। ये आपको बता, आपका आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन पूछा हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो आंसर क्या हुआ, इंडिया। इसका फर्स्ट एडिशन 1998 और नेक्स्ट एडिशन कब होगा, आपका नेक्स्ट एडिशन होगा 2029, यानी कि 2029 में इसका अगला एडिशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया क्या इससे पहले भी कभी जीता है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का ये पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का विनर बना है, तो आपको याद रखना है इंडिया जो है ये 3 बार, कितना बार, 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बना है। तो आपका 2025 में, इससे पहले 2013 में, इससे पहले आपका 2002-3 में जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का विनर इंडिया बना था। यहां तक क्लियर है। रनर कौन हुआ, न्यूजीलैंड, और विनर कौन हुआ, इंडिया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। विच हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
हैज बीन अनवील्ड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा अभी रिसेंट में हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आप समझिएगा, अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ का, डीआरडीओ आपको इसका पूरा नाम पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझिए, अगर हम बात करें डीआरडीओ का कि डीआरडीओ क्या है, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझिएगा, जैसे आपको डीआरडीओ के बारे में बताया कि डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958 में। और यहां समझिएगा, अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 को, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका प्रेजेंट में हेड कौन है? आपको नाम याद रखना है, समीर कामत, समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रेजेंट हेड है। और डीआरडीओ के जो पहले हेड कौन थे, आपको ये भी नाम याद रखना है कि डीआरडीओ के पहले हेड का नाम है दौलत कोठारी। डीआरडीओ के पहले हेड दौलत कोठारी और डीआरडीओ के प्रोजेक्ट में हेड समीर वी कामत। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958। अगर यही आपसे पूछा जाए इसरो के बारे में, जैसे आपको हम बताया डीआरडीओ के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए इसरो के बारे में, तो आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969। इसका प्रेजेंट में हेड वी नारायणन। तो आप यहां पॉइंट क्या बताएं, समझिएगा। जैसे आपको पता इसरो के बारे में, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969। इसका हेड वी नारायणन। और डीआरडीओ का न्यू दिल्ली 1 जनवरी 1958। हेड का नाम समीर वी कामत और पहले हेड दौलत कोठारी। अब यहां समझिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि विच हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज, यहां पर आपके सामने हाइपरसोनिक आया, तो आपको यहां समझना है कि हाइपरसोनिक क्या है। आप समझिएगा, जैसे अगर आप एक वर्ड सुनेंगे मैक नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं मैक संख्या। मैक नंबर का मतलब होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। यानी कि समझिए जो मैक नंबर है, ये मैक नंबर आपका एक तरह का रेशियो है। मैक नंबर क्या है? तो मैक नंबर एक तरह का रेशियो है, यानी कि अनुपात है। किसका रेशियो है? तो ये आपका रेशियो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। तो आपका ये मैक नंबर ही डिसाइड करता है कि सोनिक है कि इंफ्रासोनिक है कि अल्ट्रासोनिक है कि हाइपरसोनिक है। अगर किसी भी चीज का अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है, समझिएगा, मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है, इसे हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 5 यानी 5 से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। और मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर एक रेशियो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। अगर इसका रेशियो अगर 5 से ज्यादा आ गया तो वो हाइपरसोनिक है। तब यहां समझिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। हमारा क्वेश्चन था कि विच हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज की बात करें यानी कि बहुत ज्यादा दूरी का नहीं है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन अनवील्ड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। तो आपको याद रखना है, यहां देखिए दिया हुआ है डीआरडीओ अनवील्ड BM-04 SRBM। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि BM-04, समझिएगा, जो BM-04 है इसका आप रेंज बताइए, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा अभी रिसेंट में BM-04 शॉर्ट रेंज
बैलिस्टिक मिसाइल SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया, तो आपको यहां बताना है कि जो DM-04 है इसका रेंज क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि DM-04 का रेंज क्या है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो आपको हम बताएं कि DRDO के बारे में कुछ पॉइंट, उसके बाद आपको बताएं DRDO, इसरो और मैक नंबर क्या होता है। तब यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझिए अब यहां क्या बोल रहा है। विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th, 58 नंबर का, समझिए। विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री रिसेंटली। यानी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी कि हाल ही में किस स्थान को देश का 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां देखिए आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, अभी समझिएगा। यहां आपको दिख रहा है टाइगर पॉपुलेशन, तो आपको यहां बताया टाइगर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ टाइगर। तो हमें देखा 2023 में जो टाइगर रिपोर्ट आया है, समझिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये तो आपका पहले का है 6, 10, 14, 18, फिर 23, तो 2023 में जो टाइगर रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में टाइगर का संख्या कितना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार देश में टाइगर का संख्या कितना है। अब यहां समझिएगा, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। तो आपको यहां पॉइंट समझना है, देखिए आपको यहां से यह समझना रहा है कि हमारे देश में भी कितना टाइगर रिजर्व है। तो टोटल आपका 58 टाइगर रिजर्व है, 58 है। अब यहां समझिएगा सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में कितना है, तो 9। आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखना है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 और सेकंड में महाराष्ट्र में 6, यानी टाइगर रिजर्व का संख्या मध्य प्रदेश में 9 और महाराष्ट्र में 6। अब यहां पॉइंट समझिए, आपको पहला बताया टाइगर पॉपुलेशन 2023 में कितना है। टाइगर रिजर्व जो है सबसे मैक्सिमम मध्य प्रदेश 9 और महाराष्ट्र में 6 है। फिर आप यहां समझिएगा, यहां देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वही आपसे है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। आपको दोनों याद रखना है। सबसे पहला क्या बताएं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट 1973। अब यहां पॉइंट समझिए, देखिए 2010 में आपको क्या दिख रहा है, ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड। तो आपसे हमारा क्वेश्चन है, आप इसका भी ऐसे कमेंट बॉक्स करिएगा कि टाइगर डे कब मनाया जाता है। अब यहां आपको पॉइंट बताएं कि टाइगर डे मनाने का घोषणा 2010 में हुआ। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि टाइगर डे मनाने का घोषणा कब से हुआ, 2010 में। तो आप हमको ये बताइएगा कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स करना है। अगला पॉइंट देखिए 2023 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च। देखिए सबसे पहला 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, 2010 टाइगर डे मनाने का घोषणा और 2023 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपको 2023 वाला याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत लॉन्च कब हुआ, 2023 में। टाइगर डे मनाने का घोषणा 2010, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर आपको पता टाइगर पॉपुलेशन और मैक्सिमम टाइगर रिजर्व कहां पर है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि टाइगर रिजर्व, अभी आपका रिसेंट में जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तब यहां समझिएगा, आपके सामने यहां दिया हुआ है 52 नंबर का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी राजस्थान। समझिएगा कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये राजस्थान में। नेक्स्ट आपका 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। 54 नंबर दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। आपको जितना बता रहे हैं सारा टाइगर रिजर्व आपको याद करना है 52 से लेकर 58 तक कि 52 नंबर रामगढ़ विषधारी राजस्थान, रानीपुर उत्तर प्रदेश, दुर्गावती मध्य प्रदेश,
धौलपुर कसौली, धौलपुर कसौली राजस्थान, यहां धौलपुर कसौली होगा। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, और माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 58 नंबर का आपका हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो आपको पता है, समझिएगा टाइगर रिजर्व में सबसे पहला आपका 52, तो 52 नंबर का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी कहां पर, राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहां पर, तो उत्तर प्रदेश। 54 नंबर दुर्गावती मध्य प्रदेश। 55 नंबर धौलपुर कसौली ये कहां पर, राजस्थान में। 56 नंबर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और 57 में रातापानी मध्य प्रदेश, और 58 में माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन जैसे बनेगा कि रिसेंट में 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे मिल गया होगा, तो रिसेंट में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है 58 नंबर का, तो आपका आंसर क्या हुआ, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, टाइगर के बारे में कुछ पॉइंट बताएं। अब हम चलते अगला क्वेश्चन पे। यहां समझिए, जैसे आपको दिया हुआ दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी ये किसका है, तो आपको नाम याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी किसका है, कैलाश सत्यार्थी। तो आपको यहां बता दें कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिल चुका है। किस फील्ड में, पीस के फील्ड में। और किसके साथ मिला था, तो मलाला यूसुफजई। आपको ये पॉइंट समझना है। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी किसका है, तो कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को पीस यानी कि शांति के लिए, और कौन सा मूवमेंट था, तो मूवमेंट का भी नाम याद रखना है। इनका आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए पीस के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला है। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया था, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। और आपको बता दें, आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बोलते हैं कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स करिए, इसका मतलब आपको जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारा का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि आप इसका आंसर जानिएगा जो आप ढूंढिएगा खुद से। तो आपको बताया कैलाश सत्यार्थी के बारे में। नेक्स्ट आपका है डेजर्ट हंट एक्सरसाइज। तो आपको समझना है कि डेजर्ट हंट एक्सरसाइज कहां पर, तो राजस्थान। कहां पर, राजस्थान। अब समझिएगा, अकॉर्डिंग टू नासा, या नासा के अनुसार, व्हाट इज द रीजन फॉर मार्स रेड कलर, यानी नासा ने अपना रिपोर्ट लाया है। रिपोर्ट में बताया है कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह का लाल कलर किस कारण से, तो आपको नाम याद रखना है फेरीहाइड्राइट। अब यहां समझिए, एक आपके यहां पॉइंट दिया हुआ है पुलित्जर अवार्ड। आप इसके बारे में सुने होंगे, पुलित्जर अवार्ड के बारे में। तो आपको बता दें कि जो पुलित्जर अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म से। किससे रिलेटेड है, तो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म से रिलेटेड है पुलित्जर अवार्ड। कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक आपका होता है प्रित्जर अवार्ड, आगे क्वेश्चन में आएगा प्रित्जर अवार्ड के बारे में, और यहां आपका है पुलित्जर अवार्ड। तो जो आपका पुलित्जर अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, तो पत्रकारिता से है, जर्नलिज्म से है। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझिए, यहां से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। अब समझिए, तो आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो आप समझिएगा, प्रणव वेंकटेश। यानी कि
वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। तो यहां पॉइंट समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि चेस डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। समझिएगा, चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और चेस को जो कंडक्ट करने वाला जो संस्था है, उस संस्था का नाम है फीडे। समझिए, जो चेस जो कंडक्ट करवाता है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है फीडे। और चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अब यहां समझिए, और कौन जीता है? ये तो प्रणव वेंकटेश। अब यहां पर आपको जानना है कि जो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप ये कहां पर हुआ होस्ट। तो आपको होस्ट में नाम याद रखना है, कौन सा देश? मॉन्टेनिग्रो। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप कहां पर हुआ? मॉन्टेनिग्रो। और जीता कौन है? प्रणव वेंकटेश। और किस कंट्री को हरा के रनर कौन है? तो आपको रनर का नाम याद रखना है, देश का नाम स्लोवानिया। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि होस्ट है मॉन्टेनिग्रो, रनर स्लोवानिया, विनर का नाम है प्रणव वेंकटेश। अभी आप ये जानिएगा कि अभी चेस से रिलेटेड एक नाम आता है ग्रैंड मास्टर। तो 85 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? तो आप नाम याद रखिएगा, पी श्याम निखिल। जो पी श्याम निखिल है ये 85 नंबर का ग्रैंड मास्टर। तो आपसे हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना था? आपको पता होगा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद। आप नाम सुने होंगे, विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर। और ये बताइएगा कि फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर, आपको ये भी नाम याद रखना है, विजय लक्ष्मी। फीमेल ग्रैंड मास्टर पहला विजय लक्ष्मी, और मेल में विश्वनाथन आनंद। 85 नंबर कौन है? तो पी श्याम निखिल। यहां तक क्लियर है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब समझिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेयर इज द रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। आप नाम सुने होंगे रतन टाटा। तो यहां समझिए, रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड 2008 में दिया गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को, पहले समझिए। अगर रतन टाटा की बात कर रहे हैं तो रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया? 2008 में दिया गया। अब यहां पॉइंट समझिए कि रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी अभी न्यूज में रिसेंट में था, यानी हाल ही में चर्चा में रहा। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां स्थापित किया गया है? तो असम में। यानी कि असम में आपका रिसेंट में रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापना किया गया। तो पॉइंट समझिए, असम का कैपिटल क्या है? तो असम का कैपिटल है दिसपुर। असम का कैपिटल दिसपुर। यहाँ के सीएम का नाम तो हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा। असम में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछता, समझिएगा कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला क्या है असम में? काजीरंगा नेशनल पार्क। और आपको पता होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो का मतलब एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा हो गया, मानस, नामेरी, ये सारा आपका असम का बता रहे हैं। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ओरांग नेशनल पार्क, दहिन पटकाई, कौन कौन सा बता है? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरांग और दहिन पटकाई। या कोई इंपॉर्टेंट पता है? नेशनल पार्क असम का, कैपिटल दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। और रिसेंट में रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर शुरू हुआ है? असम में। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा उड़ीसा आपको दिख रहा है, उड़ीसा में आपका नेशनल पार्क देखिए इंपॉर्टेंट है जो पूछता है सिमलीपाल।
सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर, असम उड़ीसा में। फिर कर्नाटक, अब कर्नाटक में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन पे, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था, तो 2008 में। समझिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, आप देख सकते हैं, ये है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है ये, डोनाल्ड ट्रंप। अब समझिएगा, तो हु हैज रिसेंटली गिवन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। बिटकॉइन समझिए, आप सुने होंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अब यहां समझिए, अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन का, तो आप सुनेंगे बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, ये कौन सा टेक्निक पर काम करता है, आपको टेक्निक का नाम याद रखना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो आपका बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी किस पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अभी किसने एग्जीक्यूटिव यानी कि हु हैज रिसेंटली गिवन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, आपको याद रखना है यूएसए, अमेरिका। अब यहां समझिए, जैसे आपको हम बता रहे हैं यूएसए, तो यूएसए में समझिएगा एक फेमस जगह है वाशिंगटन डीसी। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है क्योंकि दोनों का एस्टेब्लिशमेंट जो है सेम ईयर में हुआ था, और हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी। आप यहां पॉइंट समझिए, वाशिंगटन डीसी जो है ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कौन सा रिवर साइड है, आपको नदी का नाम याद रखना है, पोटामिक रिवर। आपसे क्वेश्चन जैसे बनेगा कि आपका जो वाशिंगटन डीसी है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, पोटामिक नदी। वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर, आपको पॉइंट याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। इस दोनों को बोलते हैं ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों का एस्टेब्लिशमेंट सेम कॉन्फ्रेंस में हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कौन सा कॉन्फ्रेंस में, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, जो कि कौन सा नदी के किनारे है, पोटामिक नदी। एक और जगह है यूएसए में न्यूयॉर्क, और आपको पता न्यूयॉर्क में बहुत सारा संस्था का हेडक्वार्टर है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएनओ, जैसे यूएनओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब का हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, आपको ये भी नाम याद रखना है, हडसन नदी। जैसे कि आपका वाशिंगटन डीसी पोटामिक नदी और आपका न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां समझिएगा, आपका बात करें गांडीव। व्हाट इज द फीचर ऑफ गांडीव मिसाइल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, यानी रिसेंट में डीआरडीओ के द्वारा गांडीव मिसाइल, और आपको याद रखना इसी का नाम है अस्त्र, अस्त्र MK3। डीआरडीओ के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है गांडीव मिसाइल, इसी का नाम है अस्त्र। और आपको याद रखना है कैसा इसका नेचर है, फीचर क्या है इसका, तो आप याद रखिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आपको पॉइंट याद रखना है, जैसे आपसे पूछे कि गांडीव मिसाइल कौन लॉन्च किया, डीआरडीओ। फीचर क्या है, तो BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यहां तक आपका देख से परे, नजर से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। यहां तक क्लियर है। आपका आंसर क्या हो गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर स्ट्राइक मिसाइल। यह आपका है गांडीव अस्त्र MK3, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया
और आपको डीआरडीओ के बारे में भी बताया थोड़ा देर पहले कि जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो न्यू दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 को हुआ। इसका हेड का नाम समीर वी कामत, और इसके पहले हेड का नाम दौलत कोठारी। ये आपको पहले पॉइंट बताया है, लीजिएगा। अब देखिए अभी रिसेंट में कंट्री फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी यानी कि विधि सचिव बनने वाली पहली महिला, लॉ कमीशन का बात करें, समझिएगा। आपको इस आइडिया होगा लॉ कमीशन, लॉ कमीशन इसे बोलते हैं विधि आयोग। लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप यहां समझिएगा 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में लॉ कमीशन विधि आयोग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और लॉ कमीशन विधि आयोग के जो पहले हेड बने थे, इनका नाम था लॉर्ड मैकाले। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के पहले हेड कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहले हेड कौन बने, तब यह भी याद रखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आजाद होने के बाद जो पहले हेड बने थे एमसीसी तलवार। आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि लॉ कमीशन विधि आयोग का स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में किया गया, जिसके पहले हेड बने थे लॉर्ड मैकाले। और देश आजाद होने के बाद जो पहले हेड बने एमसीसी तलवार। और अभी बात करते हैं प्रेजेंट में, तो 22वां नंबर के जो हेड थे, इनका नाम था ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी आपका 22 नंबर के थे। और जो 23 नंबर के, इनका नाम याद रखिएगा बीपी सिन्हा। ये आपको बता रहे हैं लॉ कमीशन के बारे में, यानी कि विधि आयोग। लेकिन यहां से हेड नहीं पूछ रहा है, आपसे सेक्रेटरी पूछ रहा है। तब देखिएगा, देख सकते हैं लॉ कमीशन की पहली महिला सचिव तो अंजू राठी राणा। आपको नाम याद रखिएगा, अंजू राठी राणा जो है लॉ कमीशन की पहली महिला सचिव बनी है। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पित्जर आर्किटेक्चर प्राइज। अब यहां पॉइंट समझिए, आपको यहां कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां पर दो वर्ड आता है। एक आता है पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड। और आपको हम बताए थे कि जो पुलित्जर अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। किस फील्ड में, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। इस अवार्ड का शुरुआत हुआ था 1917। और यह अवार्ड कौन सा देश के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब 1917 में जब शुरुआत हुआ, तब कोई ना कोई फर्स्ट इंडियन होंगे जो ये अवार्ड जीते हैं। तब तो याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन जो कि पुलित्जर अवार्ड जीते हैं, इनका नाम याद रखिएगा गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो है ये पहले भारतीय थे जिनको कि ये पुलित्जर अवार्ड मिला है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुलित्जर अवार्ड, समझिएगा। पुलित्जर अवार्ड, तब पुलित्जर अवार्ड जो है इसका शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत हुआ 1979। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रखिएगा ये जो प्रोवाइड किया जाएगा एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम है हयात फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के द्वारा, हयात फाउंडेशन के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। और इसी अवार्ड को बोलते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार। ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार।
तो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज यानी कि वास्तुकला का नोबेल प्राइज किसे बोलते हैं? प्रित्जर अवार्ड को। इसका शुरुआत हुआ 1979 में और ये पहली बार किसी इंडियन को दिया गया, तो ये पहली बार 2018 में एक इंडियन को मिला। इनका नाम को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। ये बालकृष्ण दोषी पहले व्यक्ति थे जिनको कि प्रित्जर अवार्ड दिया गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिसेंट में यानी कि इस साल किसको मिला है? तो आपको 2025 में जो प्रित्जर अवार्ड दिया गया है, आपको नाम याद रखिएगा, लिउ जियाकुन। किसको दिया गया है? लिउ जियाकुन को। और आपको यहां बताना है कि लिउ जियाकुन कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपसे आज हम 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4-5 क्वेश्चन, जिसका ज्ञात आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि लिउ जियाकुन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये आपको हम समझा दिए कि प्रित्जर अवार्ड क्या है और पुलित्जर अवार्ड क्या है। तो आपका मार्च सेकेंड वीक का जो आपका सेकेंड पार्ट का करंट अफेयर्स था वो आज आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में मिलेंगे मार्च थर्ड वीक